एनिमल किंगडम, वी आर स्टडिंग एनिमल किंगडम। मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया था। एनिमल किंगडम की एक इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हैं। पहला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटे, मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया। सो लेट अस सी हम क्या क्या खत्म करते जा रहे हैं। आपको जल्दी से एक बार मुझे ये और बता देना है कि कहीं कोई डाउट तो नहीं है। हर बार पुरानी चीज को एक बार मुझे रिवाइज करके देखना है। मैंने ये कहा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल क्लियर है हम सबको। सिमेट्री के बारे में हम जानते हैं, बॉडी सीलोम के बारे में, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। क्या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? बेटे ये क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको टोटली फिनिश कर दिया है? ये वाला चार्ट देखिए, किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस 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 तरह से ये जो फ्लो है, कहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, इसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, एनिमल्स में। और मैंने आपसे ये कहा था बेटे कि एक आपका होमवर्क है, एक फैक्ट शीट बनेगी जिसमें हर एक फाइलम के बायोलॉजिकल और कॉमन नेम लिखे जाएंगे। सीलेंट्रेटा के बारे में नीडोसाइट हमें पता है, टीनोफोरा में हमें पता है बेटे कॉम जेलीज कहते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल के बारे में हमें आइडिया है, एस्केलमेंथिस में हमने देखा बेटे कि क्या क्या फीचर्स हैं, फीमेल लॉन्ग है, मेल से। एनिलिड्स में हमने मेटामेरिज्म के बारे में देखा। आज मैं आपको अब आर्थ्रोपोडा से शुरू कर रहा हूं। सो लेट मी स्टार्ट दिस। सो देखिए बेटे, जब आप बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोड्स में आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडोस का मतलब होता है अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस के लिए इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पहले ये कहा कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस है। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है बेटे, ऐसे समझ लीजिए, ये बॉडी है, इसमें मान लीजिए इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बाहर से जुड़ा हुआ है तो उसे आप अपेंडेज कहेंगे। सो यहां पर अगर आप मेरे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब देखें तो ये अपेंडेजेस हैं और इनके अंदर ये जॉइंट्स हैं। सो ये जो है बेटे अपेंडेजेस है, और अपेंडेजेस के अंदर क्या है बेटे, जॉइंट्स हैं। इनको मैं क्या कह रहा हूं, जॉइंटेड अपेंडेजेस कह रहा हूं। और ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस है, इसकी वजह से लोकोमोशन बहुत शानदार हो पा रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन हैव बेटे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लोकोमोशन बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स प्रेजेंट इन द अपेंडेजेस। अगर आप बिना जॉइंट के पानी का ग्लास भी पीने की कोशिश करेंगे तो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी दिक्कत होगी। सो बिना किसी जॉइंट के मूवमेंट के कोशिश करिए कि पानी का ग्लास कैसे मुंह तक पहुंचेगा, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जॉइंट का क्या फायदा है। और ये जो अपेंडेजेस हैं, इसमें बहुत सारी क्या है बच्चे, वैरायटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने ये कहा कि अपेंडेजेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यहां पर माउथ पार्ट्स है, सो यहां पर क्या देखेंगे बेटे, डिफरेंट तरह के माउथ पार्ट्स है। कोई पियर्सिंग है, कोई कटिंग है, कोई चूइंग है, हर तरह के माउथ पार्ट्स है। इसके अलावा आप देखेंगे एंटेने हैं। सो बहुत सारे तरह के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटे, शाबाश, अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं। अपेंडेजेस में क्या है बेटे, विंग्स है। अपेंडेजेस में क्या है बेटे, लिम्स, लेग्स है। सो बहुत अच्छे से समझिए, इसमें ही बेटे स्विमिंग के लिए स्विमरेट्स है। ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट हैं किसमें, अपेंडेज के तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एनवायरनमेंट में आर्थ्रोपोड के पास में वो अपेंडेज अवेलेबल है जिसमें वो उस एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, अब देखिए बेटे 2024 के हिसाब से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो ये क्वेश्चन आएगा। वो आपसे पूछेंगे कि क्यों आर्थ्रोपोड्स, क्या वजह है इतने सक्सेसफुल है। 70% जो है एनिमल्स में, 70% कौन है बेटे, आर्थ्रोपोड्स हैं। व्हाई आर्थ्रोपोड्स आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स, ऐसी क्या खास बात है इन आर्थ्रोपोड्स में कि इनमें सबसे ज्यादा नंबर है। तब आप ये कहेंगे इसकी पहली वजह ये है कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है। इनके पास हर तरह की चीज अवेलेबल है। हर एक एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का इनके पास एक तरीका है, एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है, और ये हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। सो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई दे आर मोस्ट सक्सेसफुल।
वाई दे आर मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल फाइलम ये क्यों है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। तो बताइए बेटे यहां पर ये बात क्लियर है कि नहीं है? नहीं, काइटिन बेटे प्रेम, काइटिन एक्सोस्केलेटन की बात में करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि ओवरऑल फीचर में क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रोबेबली आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? उसकी वजह यह है कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है। बताइए हाँ या नहीं, यस और नो, बताइए जुबैर क्या हाल है बच्चे? तो इतनी बात के बाद में हमने ये कहा कि दूसरा फीचर हमें ये पता है कि इनके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन है। सो दूसरे फीचर की हम जो बात कर रहे हैं वो काइटिन का एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन बेटे बाहर की तरफ होता है, ये बॉडी है और इसके बाहर हमने ये कहा कि ये काइटिन है। और काइटिन क्या चीज है बताइए? काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर नाइट्रोजन है। सो इट कंटेन्स नाइट्रोजन। सो एक और क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से, काइटिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। इस पॉलीसेक्राइड में क्या है बेटे? नाइट्रोजन है। ये बॉडी को चारों तरफ से बाहर से कवर कर रहा है। और काइटिन की खास बात यह है कि इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। सो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से जब लाइफ बाहर निकलेगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ये पानी को बचाता है, यहां से ये वाटर लॉस नहीं होने देगा सरफेस से। ये काइटिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। काइटिन प्रिवेंट्स बेटे वाटर लॉस। इट इज हार्ड, ब्रिटल, ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट करता है बेटे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरफेस से वाटर का लॉस नहीं होने देता। सो दो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? नंबर दो, हम ये कह रहे हैं कि ये काइटिन एक्सोस्केलेटन होने का फायदा क्या है? काइटिन एक्सोस्केलेटन होने का फायदा एक तो ये है कि प्रोटेक्टिव होगा और दूसरा लैंड पर वाटर लॉस कम होगा। किसी भी कीमत पर ऐसे बात समझ लीजिए कि लैंड पर बेटे किसी भी कीमत पर पानी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? बहुत ध्यान से समझो बेटे, मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया है। इधर वाला क्वेश्चन एग्जामिनर जब आपसे पूछे कि आर्थ्रोपोड इतने सक्सेसफुल क्यों है, और इधर वाला क्वेश्चन बेटे कि काइटिन की वजह से लैंड पर आर्थ्रोपोड्स को क्या फायदा हुआ। काइटिन और बोन में अंतर यह है कि बोन बेटे ब्रिटल नहीं होती, काइटिन ब्रिटल होती है। अगर आपका कभी कॉकरोच पे पैर आया है तो कट की आवाज आती है, इसका मतलब चटक जाता है बेटे काइटिन, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड मसल्स नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा बल्कि मसल्स क्या नहीं कर सकते बेटे, अटैच नहीं कर सकते। लेकिन वो इम्परवियस है, वो पानी का लॉस नहीं होने देता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटे कॉन्सेप्ट किसके लिए है? इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है। तो यहां पर अगर आप देखें आपकी एनसीईआरटी में, तो फटाफट एनसीईआरटी में चलते हैं। ये रहा बेटे लार्जेस्ट फाइलम एनिमेलिया की, ओवर 2/3। मैंने कहा बेटे 70% कौन है बेटे? आर्थ्रोपोड। एग्जामिनर आपको नहीं लगता क्या कि सीधा आपसे ये पूछेगा भैया ये 70% है क्यों? ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या खास बात है इनमें कि इतने सारे एनिमल्स होते हुए 70% केवल आर्थ्रोपोड है? हर एक ह्यूमन बीइंग के हिस्से के 200 मिलियन इंसेक्ट्स है। फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग अलाइव देयर आर 200 मिलियन इंसेक्ट्स बेटे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्सिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कितनी जबरदस्त बेटे वैरायटी की मैं बात कर रहा हूं। बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और हर एक की जायदाद में आप सबके 200 मिलियन क्या है बेटे? इंसेक्ट्स हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द नंबर एंड द डाइवर्सिटी। और उसके पीछे हम ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये रही बेटे, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंट है, अपेंडेजेस है, इतने सारे बेटे अलग अलग हैं कि कई बारी इनको ये कहा जाता है दे आर वेरी सिमिलर टू द स्विस आर्मी नाइफ। तो स्विस आर्मी नाइफ अगर आपने कभी देखा है तो उसमें चाकू भी होता है, उसमें बेटे स्क्रू ड्राइवर भी होता है, उसमें बेटे कैंची भी होती है, हर तरह की चीज होती है। आप उसे निकाल लें और उससे आप किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से आर्थ्रोपोड के अपेंडेजेस को भी ये माना जाता है कि दे आर लाइक स्विस आर्मी नाइफ। वो आर्थ्रोपोड को हर एनवायरनमेंट में बचने में मदद करते हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? जल्दी से एक बार यस और नो लिखिए ताकि फिर मैं आगे चलूं।
क्या हाल है माधव बेटे, क्या हाल है, क्या हाल है। और देखिए बेटे, इसको एक और बात देखिए, यहां पर हमने ये कहा कि ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, और काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो कवर कर रहा है बॉडी को, वो वाटर लॉस को क्या कर रहा है बच्चे, प्रिवेंट कर रहा है। अगर मैं वापस जाऊं अपने उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पर मैंने इसको पढ़ना सीखा था, तो मुझे पता है कि आर्थ्रोपोड में क्या क्या होगा। अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखिए तो ये सारे के सारे बेटे मल्टी सेलुलर होंगे, हमें पता है बहुत अच्छी तरह। इनमें बेटे हमें पता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, याद करिए। इसके बाद हमें पता है दे विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी बात बहुत अच्छी तरह पता है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन सब में क्या है बेटे, बाइलेटरल सिमेट्री है, याद करते जाइए बेटे, कितनी सारी चीजें मुझे उस फ्लो चार्ट से पता है। और इनमें बेटे क्या है, ट्रू सीलोम है। ट्रू क्या है बेटे, सीलोम है। बॉडी कैसी है बेटे, शाबाश, सेगमेंटेड है। बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है। जैसे कि इंसेक्ट्स में बॉडी के 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक हेड, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन। एक हेड, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन, ये 3 सेगमेंट होते हैं। इसके बाद में जब और फीचर पे आया तो मैंने ये कहा कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है। दूसरा मैंने ये कहा कि काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन है। तीसरी चीज बेटे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। शुरू कर देते हैं अब हम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, याद करिए। उसके बाद में बेटे हमने ये कहा कि बेसिकली बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे ट्रेकिए, ट्रेकियोल्स बेटे इंसेक्ट्स में। ट्रेकिए किस में देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स में। पांचवी चीज हमने ये कहा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप देखते जाइए मैं कर क्या रहा हूं बेटे, मैं यहां पर बेटे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर के हिसाब से शुरू कर रहा हूं। डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है। इसके बाद बेटे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में विंग्स भी हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी हैं, लेग्स भी हैं, ये मुझे पता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने ये कहा कि आई से लेकर के सारे फीचर्स हैं। और सातवें में हमने ये कहा बेटे कि रिप्रोडक्शन आप क्या देखेंगे, अब सेक्सुअल है, और कई केसेस में आप देखेंगे कि ये जो है डायोशियस है, कहीं पर मोनोशियस है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। इमीडिएटली मुझे ये पता चल गया कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। यही बात मेरी एनसीईआरटी भी यही कह रही है। लार्जेस्ट फाइलम, 2/3 ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट, कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। 3 बेटे हमने सेगमेंट बना दी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, ये रहा ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटे ओपन है। उसके बाद में सेंस ऑर्गन आ गए बेटे, आईज आ गया। उसके बाद में हमने ये कहा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीजियन ट्यूब्यूल है, मोस्टली डायोशियस है, यूजुअली इंटरनल है और मोस्टली ओविपेरस है। आई होप वो जो हमने उस दिन जो फ्लो चार्ट बनाया था उससे आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से हम एनिमल किंगडम को इवोल्यूशनरी फीचर की तरह पढ़ रहे हैं। सो आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा बेटे कॉमन क्या है बेटे, एनिमल है, और उसके पीछे हमने उसके सारे के सारे फीचर देख लिए। इसके बाद में जब मैं अगली फाइलम पे आता हूं, मैं अपने आप को केवल एनसीईआरटी से लिमिट कर रहा हूं बेटे, ये नाम आपने याद करने हैं। अब आया मैं फाइनल मोलस्का पे। सो मोलस्का पे जब मैं आ रहा हूं बच्चे ध्यान देना, तो सबसे पहले तो मुझे वही करना है, मेरे फ्लो चार्ट के हिसाब से मोलस्का के बारे में क्या क्या पता है। मल्टी सेलुलर है, देखते जाइए बेटे, क्या ये बात सही है, मल्टी सेलुलर है। यहां पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये बात ठीक है कि इनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री है? आप अपना फ्लो चार्ट रिवाइज करिए। क्या ये बात ठीक है कि इनमें बेटे ट्रू सीलोम है? दे आर ट्रू सीलोम, दे हैव ट्रू सीलोम। और इनमें भी बेटे हमने कहा 3 जर्म लेयर होती है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या ये बात सही है? सो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? हमें अपने फ्लो चार्ट से पता है कि सारे के सारे मोलस्क बेटे मल्टी सेलुलर है, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबके पास बाइलेटरल सिमेट्री है, सब में सीलोम जो है इट इज लाइंड बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ट्रू सीलोम है, और सारे के सारों में तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। ये बात इतना पता होने के बाद में आगे देखिए बेटे, इधर बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए कि ये जो मोलस्क है आर्थ्रोपोड के बाद में सेकंड नंबर है। सो पहले तो क्वेश्चन ये देखिए
कि सेकंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल फाइलम, अगर एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोड सबसे सक्सेसफुल फाइलम है, उसमें सबसे ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं, तो यहां पर बेटे हम नंबर 2 देख रहे हैं। और मैं बेटे बिल्कुल टॉपर्स के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटे। अगर आप मरीन एनवायरनमेंट की बात करेंगे, अगर आप मरीन एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इनका नंबर फर्स्ट है। फिर ठंडे दिमाग से सुन लीजिए मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोड है। अगर आपसे पूछे जी ओवरऑल नंबर 2 कौन है, उसका आंसर कौन है बेटे, मोलस्क है। लेकिन अगर पूछते हैं कि मरीन एनवायरनमेंट में नंबर 1 कौन है, तो मोलस्का है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम है, आर्थ्रोपोड के बाद में नंबर 2। अब आप अपनी एनसीईआरटी में यहां पर ये देख लीजिए कि यहां क्या लिखा हुआ है। देखिए बेटे, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। और यहीं पर मैंने एक कहा कि थोड़ा सा मैं बेटे एनसीईआरटी को एक्सटेंड कर रहा हूं बायोडाइवर्सिटी वगैरह मिला करके, कि अगर आप जानते हैं तो मरीन एनवायरनमेंट में नंबर 1 है। अगर केवल मरीन एनवायरनमेंट की बात होगी तो मरीन एनवायरनमेंट में मोलस्क आर्थ्रोपोड से भी ज्यादा है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या यह बात क्लियर हो रही है बेटे व्योम? बिल्कुल देखिए, देखिए बेटे बिल्कुल, क्या ये बात क्लियर है बच्चे? आवेश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। और फिर मैंने आपसे ये कहा कि इनमें टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, सब है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, हर तरह की चीज मुझे समझ में आ गई कि ये तो मुझे मेरे फ्लो चार्ट से आइडिया है। अब आप इधर देखिए बच्चे, एक और चीज यहां पर समझ लें कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं जिसमें मैं आपको कहूं कि इसमें मोलस्क के सारे फीचर होंगे। तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूं इसे जनरलाइज्ड मोलस्क कहा जाता है बेटे। सो मैं जो डायग्राम बना रहा हूं इसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड मोलस्क। इसका मतलब यह है कि ये एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है, जिसको मैं इसलिए आपको डायग्राम के तौर पे बना के दिखा रहा हूं ताकि आपके सामने सारे के सारे फीचर्स मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। कोई भी मोलस्क ऐसा नहीं होगा जिसमें सारे के सारे फीचर होंगे। बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन बॉडी के 3 पार्ट्स हैं। इस पार्ट को कहते हैं मस्कुलर फुट। तो मैंने ये कहा कि हालांकि बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन बॉडी के 3 पार्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ये बॉडी की सेगमेंट्स है। ये जो 3 पार्ट है बेटे, एक हेड है, एक विसरल हम्प है, एक विसरल हम्प है, और एक बेटे, एक बड़े ध्यान से देखिएगा, एक और को हम कहेंगे मस्कुलर फुट। ये 3 चीजें हैं जो कि बॉडी के 3 पार्ट हैं। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला पार्ट बेटे हेड है और ये विसरल हम्प है। सो मैं यहां पर बेटे एक जनरलाइज्ड मोलस्क बना रहा हूं। ये वाला पार्ट बेटे मस्कुलर फुट है, यहां पर हम ये देखेंगे बेटे ये हेड पार्ट है, और यहां पर विसरल हम्प है। जब बैक में आएंगे तो ये अपने ऊपर इस तरह से फोल्ड हो जाएगा एंड इट विल एनक्लोज अ कैविटी। इस कैविटी को आप मेंटल कैविटी कहेंगे। सो यहां पर आपको डोर्सल बॉडी वॉल के ऊपर एक कवरिंग दिखाई देगी। इस कवरिंग को आप मेंटल कहते हैं, MENTLE। और वो जो है बेटे पीछे जाकर के इस तरह से इन्वाजिनेट करके एक कैविटी बनाता है, और इस कैविटी को आप मेंटल कैविटी कहते हैं। सो ये जो जगह आपने बनाई है बेटे, इसे आपने क्या कहा, मेंटल। और इस जगह को आपने क्या कहा बेटे, मेंटल कैविटी। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके ऊपर बाहर की तरफ तो ये डोर्सल बॉडी वॉल है, इसके ऊपर की जो कवरिंग है ये मेंटल है, और इसके बाहर अगर हुआ तो ये कैल्केरियस शेल है। इसके बाहर जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, इसमें हमने क्या कहा, क्या है बच्चे, शेल है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो मैं जनरलाइज्ड मोलस्क बना रहा हूं। मैंने ये कहा कि ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन इसके 3 पार्ट हैं, हेड है, विसरल हम्प है, और मस्कुलर फुट है। पीछे बेटे मेंटल कैविटी है। इस मेंटल कैविटी में आप ये देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको गिल्स दिखाई देंगे। सो मेंटल कैविटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटे, यहां पर गिल। सो ये रेस्पायर करता है गिल्स से, और ये जो गिल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी मेंटल कैविटी। और इमीडिएटली मुझे ये पता चल गया कि मेंटल कैविटी का एक काम तो रेस्पिरेशन है। एक काम क्या है बच्चे, रेस्पिरेशन है। दूसरी एक और चीज देखिए बेटे, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है।
सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है और उसकी भी ओपनिंग मैं क्या देख रहा हूं बेटे, कहां पर है, इस मेंटल कैविटी में ही है। तो इसका मतलब इसी मेंटल कैविटी से इजेशन भी होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यही वो मेंटल कैविटी है जहां पर रेस्पिरेशन भी होता है, यही वो मेंटल कैविटी है जहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे कि इजेशन भी होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो मैंने यहां पर लिख दिया डाइजेस्टिव सिस्टम में कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, complete digestive tract, and it also opens into the mental cavity। और ध्यान देना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना, यहां पर काइटिन का, सो देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर जो मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये जो पॉइंटेड टीथ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एक रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन है, ये काइटिन का बना है। ये सारे मोलस्क में नहीं मिलता, लेकिन खाली मोलस्क में मिलता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रैंक हियर, आपने सुना मैंने क्या कहा बेटे, मैंने ये कहा कि एलिमेंट्री कैनाल में जो आगे का पार्ट है माउथ, उसमें एक, यहां पर अगर आप देखें तो रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन है। सो ये जो है बेटे रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन है, इसमें कुछ टीथ जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसको बेटे हम कहते हैं रेडुला। रेडुला सिवाय मोलस्क के किसी में दिखाई नहीं देता, लेकिन सारे मोलस्क में प्रेजेंट नहीं होता। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है मोलस्क का, गलती मत कर देना एंट्रेंस में। सो रेडुला, मैंने आपसे ये कहा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी में रेडुला नहीं है तो वो बेटे मोलस्क हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये केवल और केवल अगर आपको दिख जाए तो ये बात तय है मोलस्क होगा, क्योंकि किसी और फाइलम में दिखाई नहीं देता। इसको आपने क्या कहा, रेडुला। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो ये रहा बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रहा बेटे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। मोलस्का की एक क्लास होती है जिसे सिफेलोपोड कहते हैं, किसी और वजह से आपको बता रहा हूं, जिसमें ऑक्टोपस वगैरह है, केवल उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होगा। लेकिन इसके बावजूद आप इन जनरल ये कहेंगे कि मोलस्का का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटे हार्ट होगा, ये हार्ट है, देखिए ध्यान से। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये कहा देयर वुड बी हार्ट, और ये हार्ट के आगे ब्लड वेसल है, और ये जो ब्लड है बेटे यहां से पंप होगा और इस कैविटी में भर जाएगा, और बीच में कैपिलरीज नहीं होंगी, और हार्ट को बेटे यहां से जो कैपिलरीज है, ये जो चीज है, ये ब्लड यहां तक पहुंचाएगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से ऑक्सीजनेट होकर के इस वेसल में घुस के हार्ट तक पहुंचता है, और हार्ट उसको पंप कर देता है इस ओपन स्पेस में। सो यहां पर हमने ये कहा कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। हालांकि केवल और केवल एक क्लास बता रहा हूं जिसमें सिफेलोपोड्स आते हैं, जिसमें आपका ऑक्टोपस वगैरह आ जाते हैं, जहां पर आप ये देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर बेटे मैंने एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाया, इसे नेफ्रीडिया कहते हैं, और वो नेफ्रीडिया भी मेंटल कैविटी में खुलता है। तो एक्सक्रीशन किसकी मदद से हुआ बेटे, नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया भी मैंने किस में खोल दिया बेटे, मेंटल कैविटी में। सो ये जो मेंटल कैविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा मैंने ये कहा कि इसके ऊपर, यहां देखिए बेटे, इसके ऊपर बेटे कुछ गैंग्लियन इकट्ठे करिए, इसके नीचे कुछ गैंग्लियन इकट्ठे करिए, इनको आपस में बेटे कनेक्ट कर दीजिए, जो इनवर्टिब्रेट में डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, और दो नर्व कॉर्ड तो कम से कम मस्कुलर फुट में जा रही है और एक बेटे विसरल मास में जा रही है। सो अगर आप न्यूरल सिस्टम देखें तो वेंट्रल साइड में है। सो बेटे हार्ट किस तरफ है, डॉर्सल में, और नर्व किधर है बेटे, वेंट्रल। ये हमारे से बिल्कुल अपोजिट है। हमारा हार्ट किधर है बेटे, वेंट्रल, और बेटे हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो कहां पर है, डॉर्सल साइड में है। ये दोनों में अंतर है। अब इस बात को ऐसे समझना है कि हमने ये कहा कि ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सेंट्रल कैनाल होती है, उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, यहां पर ऐसा नहीं है। आई होप दिस
दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये न्यूरल सिस्टम है। इसके अलावा बेटे इस न्यूरल सिस्टम में आपको पता है बेटे आई भी होगा, याद करिए एंटेना के ऊपर आई, इस तरह के आईज भी होंगी। इसके अंदर बेटे स्टेटोसिस्ट भी होंगे, इसके अंदर स्टेटोसिस्ट भी होंगे। काफी डेवलप्ड बेटे क्या मिलेगा आपको न्यूरल सिस्टम। एक और चीज याद रखिएगा बेटे, यहां पर मोलस्क में एक मोलस्क है जिसे हम स्क्विड्स कहते हैं, और ये स्क्विड बेटे इनका जो न्यूरॉन है वो बहुत लार्ज होता है, और ज्यादातर न्यूरॉन की फिजियोलॉजी हमने स्क्विड्स में पढ़ी है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स किनको माना जाता है बेटे? मोलस्का को माना जाता है। आज से कुछ साल पहले एक वर्ल्ड कप हुआ बेटे फुटबॉल का, और उस टाइम पर अगर आप इंटरनेट देखेंगे तो एक ऑक्टोपस होता था, उसको पॉल बाबा कहा जाता था, और वो बेटे भविष्यवाणी करता था कि कौन सी कंट्री मैच जीतने वाली है। बहुत फेमस हुआ बेटे पॉल बाबा, और वो जो पॉल बाबा है वो बताते थे इसकी वजह क्या है कि बड़े इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, और दूसरी चीज बेटे दे हैव अ बेटर आई साइट देन द ह्यूमन बीइंग्स। क्लास 12th में क्या हाल है, क्या हाल है बेटे, क्या हाल है रुलिया? बहुत ध्यान से समझिए। क्लास 12th में आपने पढ़ा है इवोल्यूशन में कि जो वर्टिब्रेट की आई है और जो सिफेलोपोड की आई है, दोनों के दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर है। दे आर एनालॉगस, दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इनकी आई साइट हमसे भी क्या है बच्चे, बेहतर है। और तब हमें यह समझ में आया कि इतने बड़े बड़े न्यूरॉन्स, इसमें हम क्यों नहीं फिजियोलॉजी पढ़ते। तो जो न्यूरॉन में नर्व पोटेंशियल वगैरह आप पढ़ते हैं वो आपने स्क्विड में देखना शुरू किया है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है आपके सामने? मैंने एक जनरलाइज्ड मोलस्क बनाया है, और अगर आप यहां देखें ध्यान से तो आपकी एनसीईआरटी को अगर मैं पढ़ूं तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, मुझे पता है। लेट मी टेक अ पेन हियर। सो मुझे ये पता है कि ये बेटे कहा गया सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, और लार्जेस्ट किसमें है बेटे? मरीन में। फिर हमने कहा इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सीलोमेट है। ये हमें हमारे फ्लो चार्ट से पता है। बॉडी सेगमेंटेड नहीं है बच्चे। ये जो तीन चीजें हैं जो बच्चे गलती करते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ये पार्ट है, ये बॉडी की सेगमेंट्स नहीं है। दे आर नॉट मेटामेरिज्म, दिस इज नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये तीन पार्ट है बेटे बॉडी के, एक हेड है, एक मस्कुलर फुट है, एक विसरल हम्प है। और उसके बाद हमने कहा कि इसके ऊपर एक मेंटल है विसरल हम्प के, और उसकी बीच में बेटे एक मेंटल कैविटी आ गई है। मेंटल कैविटी में हमने कहा गिल्स है, और वहां पर बेटे रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। मैंने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल भी मेंटल कैविटी में आके खुल रही है, यहीं से इजेक्शन भी होता है। और मैंने ये भी देखा बेटे कि यहीं पर बेटे नेफ्रीडिया भी आकर के खुल रहा है, और यहीं से नाइट्रोजनस वेस्ट भी एलिमिनेट होते हैं। और इसके बाद हमने ये कहा, ये रहा बेटे सेंसरी टेंटिकल, और मैंने इसी के ऊपर ये कहा था बेटे आई भी होती है, और फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। इसकी बात हमने करी बेटे किसके? रेडुला की। और ये कहा कि इस रेडुला में जो टीथ है उसमें काइटिन होता है। काइटिन बेटे फंगल सेल वॉल में मिलता है। काइटिन आपको एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है। काइटिन आपको रेडुला में देखने को मिलता है, और काइटिन बेटे फिश स्केल में भी देखने को मिलता है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन दैट वी आर पुटिंग हियर। और हमने ये कहा कि ये जो मोलस्का है बेटे, ये इसके फीचर्स हैं। एक एक लाइन आपके सामने एनसीईआरटी की, उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। एक तरफ तो ये पैराग्राफ देखिए, और दूसरी तरफ बेटे जैसे ही आपने ये पैराग्राफ देखा तो लेट अस गो बैक टू योर स्लाइड, और इस स्लाइड में ध्यान से देखिए जो जो चीजें आपने पढ़ी। हमने कहा ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। 2 मिनट बेटे इस तरफ देखिए एंड ट्राई टू रिमेंबर बेटे ऑल द थिंग्स दैट आई रेड इन एनसीईआरटी, और आपके सामने अब वो किस में है बेटे? डायग्राम की फॉर्म में है। क्या हाल है नूर मोहम्मद? तो देखिए बेटे फटाफट जल्दी बताइए, कोई डाउट है तो। डू यू हैव एनी डाउट हियर? क्या यहां पर आपको कोई डाउट है बच्चों? किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? बताइए। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट एट ऑल। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेटे अभी बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई बच्चे कि यहां पर हमने देख लिया कि क्या क्या फीचर है, मोलस्क से क्वेश्चन आ सकता है।
बहुत अच्छे बेटे, नो डाउट्स, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं बेटे, इधर देखिए अगली जो फाइलम है, तो मैंने यहां पर सारा काम, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर बेटे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क जो मैं आप पर रिलाय कर रहा हूं कि आप इस काम को जरूर करेंगे। और मैंने आपसे ये कहा बेटे यहां ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम एंड द बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम एंड द बायोलॉजिकल नेम, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इन द गिवन बॉक्स देयर आर द नेम ऑफ सम एनिमल्स, हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग टू मोलस्का। सो 5-10 बेटे एनिमल्स का नाम लिखा होगा एक बॉक्स के अंदर, वो कॉमन भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। और वो बेटे हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो जो है बेटे हम क्या कहेंगे उसमें, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने इस चीज को किया कि नहीं किया। व्योम अग्रवाल क्या क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्टोपस इज नॉट रेडियल सिमेट्री, क्यों नहीं है बेटे, है ना, है ना। अगर आप हेड पोर्शन की बात कर रहे हैं ऑक्टोपस में, तो उसमें हेड सिमेट्री क्या हो सकती है बेटे, रेडियल हो सकती है, लेकिन बॉडी की नहीं होगी बेटे। व्योम, you are confusing the symmetry, you are confusing the symmetry of a part of the body with the entire body. Now please try to understand बेटे, even Escalmanthus में भी आपने देखा है कि हेड जो है बेटे वो रेडियली सिमेट्रिकल हो सकता है। अगर आप साइक्लोस्टोम भी देखेंगे तो उसमें भी हेड पार्ट जो है बेटे वो गोल गोल है। So do not confuse a part of the body with the entire body. पूरी बॉडी bilaterally symmetrical है। एक पार्ट बेटे आपको ऐसा लग सकता है ऑक्टोपस को देख करके ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, रेडियल सिमेट्री है। आई बात समझ में व्योम? व्योम क्या हाल है आरती बेटे, बात समझ में आई व्योम? वेटिंग फॉर योर आंसर, फिर आगे चल रहे हैं, जल्दी बताइए। दिस इज नाउ क्लियर। अब बेटे हमें ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं बेटे इकाइनोडर्मेटा की। सो द नेक्स्ट फाइलम वुड बी इकाइनोडर्मेटा। सो यहां पर एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे, हर चीज बेटे देखिए, डू नॉट ट्राई टू थिंक कि यही क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ लिया। इधर देखिए ये जो शब्द है इकाइनस, इसका मतलब है बेटे स्पाइन, और ये जो है बेटे इसका मतलब है स्किन। डर्मा का मतलब क्या होता है बेटे, स्किन। तो ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स है। अगर आप इनको इस तरह से हाथ लगाएंगे तो आपको स्किन के नीचे, जैसे हमारी बॉडी में अगर आप हाथ लगाएं तो आप बोन फील कर सकते हैं, और वो बोन किसकी बनी है बेटे, कैल्शियम की। इनमें भी कैल्शियम का एंडोस्केलेटन है। पहली बार एनिमल किंगडम में आपको एक एंडोस्केलेटन दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे से ये पूछें कि सर वो पहली बार वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो अब दिखाई दे रहा है, वो बेटे एंडोस्केलेटन है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली बेटे ये जो एंडोस्केलेटन है ये कैलकेरियस है, ये कैल्शियम का बना हुआ है। जैसे आपका बोन है, आपकी बोन भी बेटे एंटायरली ऑसिफाइड है, पूरे के पूरे कैल्शियम से बनी है, पूरा का पूरा ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन आपके पास है। और ये जो बेटे ऑसिकल्स होते हैं, इस तरह की प्लेट्स होती हैं इकाइनोडर्मेटा में, और इस तरह की प्लेट के ऊपर छोटे छोटे स्पाइनस प्रोसेस होते हैं। अगर आप 3D में समझ पाए तो इस तरह से बाहर की तरफ निकले हुए, इसके ऊपर स्किन होगी, तो अगर आप स्किन से इसको टच करेंगे तो नीचे आपको स्पाइन टच होंगे, इसीलिए इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स या इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये समझिए बेटे, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हमें ये पता है ये भी सारे मल्टी सेलुलर है, फिर हमें पता है ये भी सारे के सारे क्या है बेटे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और हमने ये कहा कि इनमें रेडियल सिमेट्री एडल्टहुड में देखने को मिलती है। एडल्ट में कैसी सिमेट्री है बेटे, रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट। तो ये पॉइंट मुझे कायदे में याद लिखना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एडल्ट्स में इनमें रेडियल सिमेट्री है, इनमें रेडियल सिमेट्री है। लेकिन अगर आप इनका लार्वा देखें तो इनके लार्वा में बाइलैटरल सिमेट्री होती है बच्चे। इसका मतलब ये हुआ, यहां से क्वेश्चन समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन समझ लीजिए, एडल्ट्स में जो आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है, एडल्ट्स में जो रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है वो सेकेंडरी एडेप्टेशन है। ध्यान दीजिए बड़े ध्यान से बेटे। सो किस किस का क्या है, क्या हाल है, मसरत नाज क्या हाल है बच्चे? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग हियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, लार्वा में बाइलैटरल सिमेट्री। इसका मतलब एक्चुअली इनमें बाइलैटरल सिमेट्री है।
और इनका जहां ये रहते हैं उसके लिए एक एडेप्टेशन की वजह से इनमें कौन सी सिमेट्री दिखाई दे रही है बेटे? रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रही है। रेडियल सिमेट्री एक सेकेंडरी एडेप्टेशन है अपने एनवायरनमेंट को। और सुनिए बेटे, फिर डिफाइनिंग क्वेश्चन करा रहा हूं। जिस तरह से नीट एंट्रेंस एग्जाम चेंज हो रहा है, वॉच माई वर्ड्स बेटे, 5 तारीख की शाम को भी एक बार बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन करा रहा हूं, जरूर याद रख के जाना बेटे। हमने ये कहा कि जिसमें रेडियल सिमेट्री है उस जगह बहुत बेहतर सिमेट्री मानी जाएगी जहां तेजी से घूमना नहीं है खाने की खोज में। अगर खाने के लिए ज्यादा घूमना नहीं है तो रेडियल सिमेट्री बेहतर है, और अगर बेटे खाने के लिए बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा तो बाइलेटरल सिमेट्री बेहतर है। इकाइनोडर्म, इसका मतलब किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर रेडियल सिमेट्री एडल्टहुड में होना उनको फायदा करेगा। अब ये बहुत सी चीजें बायोलॉजी में आपने अलग अलग जगह पढ़ी है, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से तैयारी की हुई है, मुझे पक्के तौर पे पता है कि जो मैं अब चीज की बात कर रहा हूं वो आपको पता है। लेकिन क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं नीट 2024 के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए? क्या यह जरूरी है कि एक ही चैप्टर से मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा? अगर मैंने अलग अलग जगह बेटे इसको मेंशन किया है तो वो अलग अलग जगह से आपसे असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन फिर समझिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि रेडियल सिमेट्री तब काम की होती है जब ज्यादा घूमना ना पड़े, लेकिन ज्यादा घूमना पड़ेगा तब बेटे बाइलेटरल सिमेट्री है। इसका मतलब यह हुआ कि इकाइनोडर्म की हैबिटेट ऐसी है जहां पर उन्हें खाने की खोज में जाना नहीं पड़ता। अब याद कीजिए कहां आपने इस चीज को पढ़ा है और क्या क्वेश्चन कुछ 1-2 साल पहले, 3 साल पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम में आया है। ज्यादातर इकाइनोडर्म्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, किस चीज पर वो फीड करते हैं, क्यों इस तरह से बेटे रेडियल सिमेट्री बेहतर हो सकती है। केवल इससे काम नहीं चलेगा कि रेडियल सिमेट्री है और बेटे लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री थी। असर्शन रीजन में आपको इसका रीजन बताना होगा। लाइन आ जाएगी एनसीईआरटी से उठ करके बेटे असर्शन, पर इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। सो इकाइनोडर्म, मुझे बताइए कहां रहते हैं, बहुत सारे इकाइनोडर्म कहां देखने को मिलते हैं और वहां पर क्यों इनको बेटे ऐसा होता है कि खाने की दिक्कत नहीं है, और क्यों बेटे इनमें उस टाइम पर रेडियल सिमेट्री बेहतर है? बताइए बच्चे। शाबाश, वेट कर रहा हूं आपके इस आंसर की, वेट कर रहा हूं। जल्दी से मुझे बताइए ये कहां ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा फायदा होगा इनको कि इनके पास रेडियल सिमेट्री है। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश, वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन की, आपके आंसर की वेट कर रहा हूं। चलिए मैं एक घूंट पानी का लगाता हूं, जल्दी बताइए मेरा जो क्वेश्चन था क्या आपको समझ में आया? बेटे ये रहते हैं बेंथोस में। सो हम ये कह रहे हैं, इधर देखिए ध्यान से, इनको आप देखेंगे दे आर द प्रीडोमिनेंट एनिमल्स इन द बेंथिक रीजन। सो किसी भी वाटर बॉडी में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जहां बिल्कुल लाइट नहीं होती, ये वाला पार्ट बिल्कुल बेंथिक है। यहां पर बेटे कौन रहते हैं? बेटे इकाइनोडर्म काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले सरफेस से जब भी ऑर्गेनिज्म मरता है और डेड बॉडी नीचे आती है, उस डेट्रिटस पे ये फीड करते हैं। सो दे फीड ऑन द डेट्रिटस। ये वो जो डेट्रिटस है बेटे, ऊपर वाली लेयर से जब ऑर्गेनिज्म नीचे आएगा, मरने के बाद में जब नीचे आ रहा है, तो ये उस पर क्या करते हैं बेटे? फीड करते हैं। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, इस टाइम पर यहां पर इनका एकाधिकार है। इस टाइम पर बेटे भागने की जरूरत नहीं है। जो भी गिर के ऊपर से नीचे आ रहा है वो बेटे इनके पास ही आना है। सो बेंथोस में इकाइनोडर्म बहुत बड़ा बायोमास बनाते हैं और वहां पर ये डेट्रिटस को फीड करते हैं। यस, डीप फ्लोर ऑफ सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डीप फ्लोर ऑफ सी। और फिर हमने ये कहा कि ये वहां पर बेटे सरवाइव कर रहे हैं, डेट्रिटस को खा रहे हैं जो डेड रिमेन्स है। और इसीलिए ये क्वेश्चन आपने देखा है कि ये बेटे डेट्रिटस में फीड करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ गया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बेंथिक इकोसिस्टम में आपको
कौन से एनिमल ऐसे दिखाई देंगे जिनका बायोमास प्रीडोमिनेंट होता है, उनका नाम क्या है बेटे, इकाइनोडर्म। सो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों है। फिर हमने ये कहा कि बेसिकली इनमें जो सिमेट्री है, तीसरी बात हमने ये कहा बेटे वो जो सिमेट्री है वो रेडियल तो है ही, और रेडियल बेटे पेंटा रेडियल है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं एडल्ट स्टारफिश बनाऊं तो मैं ये कह रहा हूं कि 5 बॉडी पार्ट्स हैं, 5 या 5 के मल्टीपल्स में आपको बॉडी पार्ट दिखाई देंगे। इस तरह की सिमेट्री को ना केवल रेडियल कहते हैं बल्कि पेंटा रेडियल भी कहा जाता है। और ये बेटे इस तरह से बहुत एक्टिव मूवर नहीं होंगे। सो प्लीज रिमेंबर दे आर नॉट एक्टिव मूवर्स। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एग्जाम में ये शब्द लिखा हुआ आ जाए सीडेंटरी, सीडेंटरी का मतलब हुआ आलसी, बहुत तेजी से घूमने वाले एनिमल्स नहीं है। अगर आपसे पूछे वो कौन से एनिमल है जो बिल्कुल बेटे शिथिल रूप से पड़े रहते हैं, तो वो कौन है बच्चे, इकाइनोडर्म। सो यहां पर अगर हम अपनी एनसीईआरटी में जाएं तो मैं 2 बातें यहां पर बता रहा हूं। एक तो बेटे ये रहा कैलकेरियस ऑसिकल, ये रहा बेटे एंडोस्केलेटन। अब तक आपने देखा नहीं कैलकेरियस, कैल्शियम प्रीडोमिनेंटली, एंडोस्केलेटन नहीं देखा। आपने जब बेटे किसकी बात करी थी, आपने जब बात करी थी बेटे पॉरीफर की, तो भी बेटे हमने प्लेट वगैरह बनती नहीं देखी थी। हालांकि उनमें हमने ये देखा था कि कुछ स्पीक्यूल्स थे जो कि मीजोग्लिया में थे, लेकिन हम पहली बार प्रॉपरली बेटे एंडोस्केलेटन देख रहे हैं, कैल्शियम का एंडोस्केलेटन देख रहे हैं जो आपकी बॉडी की तरह है। और हमने ये कहा बेटे कि एडल्ट्स जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है और लार्वा जो है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल है। और यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों फायदेमंद है, क्यों ऐसा फायदेमंद है। और एक और चीज देखिए बेटे, टीनोफोरा के बाद में ये दूसरी फाइलम आ रही है जहां पर यस व्योम अग्रवाल बिल्कुल ठीक है, लार्वा बेटे सूटेबल एनवायरनमेंट में जाने की मदद कर रहा है। तो एक्टिवली मोटाइल लार्वा बेटे कोशिश करेगा कि जो बेस्ट सबस्ट्रेट अवेलेबल है एनवायरनमेंट में वहां जाकर के अपने आप को स्थापित करे। याद करिए पॉरीफेरा में भी बेटे इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में उसमें भी जो लार्वा था, हालांकि पॉरीफेरा एडल्ट बेटे ससाइल होता है, कहीं जा नहीं रहा, लेकिन लार्वा जो है बेटे मोटाइल होता है ताकि वो बेटे प्रॉपर एनवायरनमेंट में घूम करके जाए और जाकर के उस जगह देखे जहां पर एनवायरनमेंट सबसे बढ़िया है, वहां पर जाकर के अटैच करके इरेगुलर वास लाइक मैनर में ग्रो कर जाए। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हर एक चीज बेटे मस्ट प्रोवाइड एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना और उन नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से बेटे रिप्रोड्यूस करना, ये वो 2 चीजें हैं जो किसी भी एनिमल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए ये इवोल्यूशनरी स्कीम आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से चीजें बेटे इवॉल्व हुई हैं। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। सो हमने ये कहा कि यहां पर एक और चीज देखिए, हाँ अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये बेटे टीनोफोरा के बाद में अब दूसरी फाइलम आपको दिखाई दे रही है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। पॉरीफेरा एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है। मुझे लगता है कि एग्जाम में जिस दिन क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर बच्चे यही गलती करेंगे कि कौन सी एक्सक्लूसिवली मरीन है, हो सकता है आंसर पॉरीफेरा लगा दे। और पॉरीफेरा जो मैं आपसे कह रहा हूं बेटे वो एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है। एक्सक्लूसिवली मरीन कौन है बेटे, इकाइनोडर्मेटा है। सो एक और चीज देखिए, ये रहा बेटे इकाइनोडर्मेटा। सो एक और क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, एक बॉक्स में बहुत सारे एनिमल्स का नाम दे दूं और आपसे पूछूं इनमें से कितने एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। सो कौन से बेटे एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो आपको कौन ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, इकाइनोडर्म निकालना पड़ेगा आपको। कौन निकालना पड़ेगा बेटे, टीनोफोर। आप जानते हैं ये फाइलम बेटे क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। आई होप दिस इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली क्लियर। एक और चीज देखिए बेटे, एक और चीज देखिए, यहां पर आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो दिखाई देगा वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो आप में से कई लोग लिख चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक और फीचर जो आपको दिखाई देगा वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो कि केवल आपको इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलेगा, ये कैनाल सिस्टम नहीं है। सो पॉरीफेरा में तो कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, यहां पर आपको बेटे वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है बेटे, ध्यान से देखिए। वाटर वास्कुलर सिस्टम में देयर इज अ सिस्टम ऑफ कैनाल्स। एक सिस्टम होगा बेटे कैनाल्स का, इधर देखते जाएं बेटे ध्यान से।
ये पेंटा रेडियल सिमेट्री है। क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें केवल दो सरफेस होंगे। एक वो सरफेस जिस पर माउथ होता है उसे हम कहते हैं ओरल, तो ऐसे समझते हैं कि ऊपर वाला जो सरफेस है उधर तो माउथ है बेटे, इधर तो क्या है बेटे, ओरल है, और दूसरा वाला जो पीछे वाला सरफेस होगा वहां पर एनस है। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई कि यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और ये बात तो मैंने अब कहना छोड़ दिया है कि पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, क्योंकि पहले ही मैं ये बात जानता हूं कि टीनोफोरा के बाद में जितनी भी फाइलम है सब में बेटे जो डाइजेशन है वो केवल और केवल कैसा है बेटे, एक्स्ट्रा सेलुलर है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर माउथ के चारों तरफ, ध्यान देना बेटे, माउथ के चारों तरफ एक कैनाल होती है, इस तरह की एक कैनाल होती है, इसको आप रिंग कैनाल कह रहे हैं। और यहां से बेटे एक इस तरह की कैनाल है जो कि ऊपर आ रही है, ऐसे ऊपर आ रही होगी, इसे स्टोन कैनाल कहते हैं। और यहां पर बेटे एक ओपनिंग है, इसे मैड्रेपोराइट कहते हैं। सो हमने क्या कहा, ये जो ओपनिंग है इसे मैड्रेपोराइट कहते हैं। आपके लिए नाम याद करना जरूरी नहीं है। उससे पानी एंटर किया बेटे स्टोन कैनाल में, और स्टोन कैनाल से आ गया बेटे किसमें, रिंग कैनाल में। सो ये पानी बेटे यहां से घुसा, यहां से स्टोन कैनाल में आया, इस कैनाल में आ गया, यहां से बेटे ये रेडियल कैनाल्स गई। सो ये जो आपको कैनाल सब दिखाई दे रही है ये रेडियल कैनाल्स हैं। ये बेटे इसकी जो पेंटा रेडियल सिमेट्री है हर एक लिम्ब में पहुंच गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसके बाद में बेटे यहां से आपको कुछ लेटरल कैनाल्स दिखाई देंगी। सो एंड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटे, रेडियल के बाद में ये आपको कौन सी कैनाल दिखाई दे रही है, लेटरल कैनाल। और लेटरल कैनाल के एंड पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसे आप कहते हैं बेटे ट्यूब फीट, इसे आप क्या कहते हैं, ट्यूब फीट। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। मैं आपके सामने बना रहा हूं व्हाट इज नोन एज द वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ द इकाइनोडर्म। ये एक तरीका है जिसकी मदद से पानी इकाइनोडर्म की बॉडी में एंटर करता है। पानी एंटर करता है एक माउथ लाइक चीज से जिसे मैड्रेपोराइट कहते हैं, उससे पानी बेटे जाता है, उससे पानी जाता है बेटे स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से आता है बेटे रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से आता है बेटे रेडियल कैनाल में, रेडियल से जाता है लेटरल कैनाल में, और उससे भर जाता है बेटे ट्यूब फीट में। और ये जो ट्यूब फीट है ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर है, इनमें क्या भर गया बेटे, पानी। और ऐसे समझिए कि जैसे ही इनके चारों तरफ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये इस तरह से इरेक्ट से हो जाते हैं, और उसकी वजह से, इनकी वजह से लोकोमोशन हो पाता है। और ये जो ट्यूब फीट है ये मदद करेंगे किसमें बेटे, शाबाश, लोकोमोशन में। ट्यूब फीट विल हेल्प इन बेटे लोकोमोशन। सो बेसिकली हमने ये कहा कि इस तरह का स्ट्रक्चर समझिए, इसमें पानी है, हम ये कह रहे हैं कि आसपास इसके मसल है, जैसे ही मसल बेटे यहां पर इस ऊपर वाले पार्ट में पानी भरा हुआ है, जैसे ही यहां से आप इसको दबाएंगे तो पूरा पानी नीचे आएगा और ये चीज बेटे बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ बेटे दे विल बी एबल टू मूव। और इस तरह से इनके ट्यूब फीट होते हैं, उस ट्यूब फीट की वजह से स्टिक कर सकते हैं, इसके आखिर में एक स्टिकिंग स्ट्रक्चर होता है सरफेस पे, एंड दे कैन एक्चुअली मूव। और इसी वजह से बेटे उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो मुझे पता है इकाइनोडर्म में बेटे ऐसा कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, उन्हें बेटे सरफेस से रेस्पायर करना है। और इमीडिएटली मेरी बात ये समझ में आ गई कि अगर इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ाना है, रेस्पिरेशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, तो जितना ज्यादा बेटे सरफेस एरिया होगा उतना बेहतर होगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बेटे ये जो पार्ट है किसका, एस्टेरियास, दिस इज बेटे स्टारफिश। मैंने कहा ये पेंटा रेडियल सिमेट्री है बॉडी पार्ट की। इसमें मैंने ये कहा कि यहाँ पर बीच में एक इस तरह से बेटे हमने ये कहा रिंग कैनाल है। देखिए यहाँ पर हमने कहा ये रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल से क्या निकली बेटे, शाबाश, रेडियल कैनाल्स निकली। और रिंग कैनाल में पानी आने के लिए मैंने ऐसे ऊपर एक कैनाल बनाई जिसे स्टोन कैनाल कहते हैं, ओपनिंग करा बेटे मैड्रेपोराइट में। यहां से मैंने बेटे लेटरल कैनाल्स बनाई, और लेटरल कैनाल के एंड पर
मैंने कहा ये क्या है बेटे, ट्यूब फीट है। और ये जो ट्यूब फीट है, इनके एम्पुला में यहां पर पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसे दबा दूं तो बड़े ध्यान से समझिए, पानी नीचे जाएगा और ये बेटे टाइटन अप हो जाएंगे, और इसकी वजह से सरफेस पर ये ट्रैक्शन बना पाएंगे एंड दे कैन एक्चुअली मूव अबाउट। इसकी वजह से ये चीजों को स्टिक भी कर सकता है, इसकी वजह से बेटे ये प्रे को पकड़ भी सकता है, और इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये रेस्पायर भी कर सकता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? बताइए बेटे, क्या हाल है फ्यूचर डॉक्टर, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है मलिक जी? बताइए बेटे, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट विल बी सीन इन बेटे इकाइनोडर्मेटा। ये बेटे इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। अगर मैं एनसीईआरटी पे जाऊं तो यहां पर देखिए, ये रहा, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। देखिए, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। नाउ आई होप ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक भी शब्द अब आपसे छूटेगा नहीं। इसीलिए मैंने बेटे ये आपको पढ़ के दिखाया, क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे, क्या हाल है? क्या ये बात समझ में आ गई? हमने ये कहा कि यहां पर बेटे पानी ऐसे जाएगा, स्टोन कैनाल से पानी जाएगा, और हम ये कह रहे हैं कि रेडियल कैनाल में जाएगा, वहां से लेटरल कैनाल में जाएगा, और उसके एंड पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्यूब फीट है। और इस ट्यूब फीट की वजह से बेटे ये क्या करेगा? लोकोमोशन शो करेगा। इसकी वजह से स्टिकीनेस होगी, कैप्चर कर लेगा बेटे प्रे को। और क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन है बेटे सरफेस से होना है, तो सरफेस एरिया रेस्पिरेशन के लिए क्या हो रहा है बेटे? इंक्रीज हो रहा है। बहुत ज्यादा बेटे सिंप्लीफाइड फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन की जरूरत नहीं है। हमें पता है बेटे वहां पर बेंथोस में बहुत कम ऑर्गेनिज्म बच पाएंगे। पूरा का पूरा जो बेटे वाटर कॉलम है, उसका प्रेशर आएगा बेटे बॉडी के ऊपर। सो ये इतने ज्यादा एडेप्टेड है कि इन्होंने बेटे लूज किया है बाइलैटरल सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री की फॉर्म में। एक और बात याद रखिएगा बेटे, हर मछली जैसी चीज मछली नहीं होती। आपको पता है कि डॉल्फिन और जो वेल है बेटे, वो एक्चुअली मैमल्स हैं। वो बेटे पहले लैंड पर थे, और लैंड का उनका एंसेस्टर लैंड पर रहता था, और वो लैंड से पानी में गए हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एडेप्टेशन टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज सेकेंडरी। वो पहले किस पे थे? उनके जो बेटे एंसेस्टर थे, वो कहां पर थे बेटे? लैंड पर। और वो लैंड से कहां पर गए हैं बेटे? पानी में गए हैं, और वहां जाकर के उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो गई है, क्योंकि वाटर में मूव करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आज भी अगर उन्हें बेटे सांस लेना है, तो आपने देखा होगा वेल या डॉल्फिन को जंप लेना पड़ता है, क्योंकि दे रेस्पायर बाय लंग्स। वो लंग्स से रेस्पायर करते हैं, पानी के अंदर बेटे गिल्स वगैरह से रेस्पायर नहीं करते। मछली नहीं है, मैमल है। एनवायरनमेंट में देखिए बेटे, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस। दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, कॉमन एंसेस्टर कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन एक जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर एक जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो जिंदा रहने के लिए एक जैसे सिलेक्शन प्रेशर होंगे, और इसके लिए उनमें एक जैसी एडेप्टेशन आ जाएगी, और इसीलिए बेटे एक जैसे दिखने लगेंगे। इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे हम कह रहे हैं बेटे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहां पर डेवलप होता है एनालॉगस ऑर्गन्स, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो है जिसकी वजह से बहुत अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म देखने में ऐसा लग सकता है बिल्कुल एक जैसे हैं, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम। इसीलिए हम कहते हैं कि केवल मॉर्फोलॉजी पर हम क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। फिर समझना बेटे, केवल मॉर्फोलॉजी पर हम क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे नहीं है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक दो कैरेक्टर्स लेते हैं और उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को और जो फीचर्स को, और उनसे आप क्लासिफाई कर देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। हर एक पूंछ वाली चीज बेटे टाइगर नहीं होगी। दिस इज व्हाट वी
वी आर ट्राइंग टू से। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि केवल मॉर्फोलॉजी पर एनवायरमेंट नहीं, केवल मॉर्फोलॉजी पर हम क्या नहीं करते बेटे, क्लासिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि इस वर्ड में बहुत ज्यादा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में फॉर द सेक ऑफ बोरिंग रिपीटिशन एक बार फिर कह रहा हूं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखने शुरू हो गए हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? और देखिए बच्चे, यहां पर हमने क्या कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एक सरफेस पे माउथ होगा और एक सरफेस पे क्या होगा बेटे, शाबाश, एनस होगा। सो माउथ होगा बेटे वेंट्रल साइड पर और डॉर्सल साइड पर क्या होगा बेटे, एनस। दो ही तरह के सरफेस हमने कहा, एक ओरल और दूसरा बेटे एब ओरल। यहां पर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं होता, यहां पर बेटे इस तरह का चीज डॉर्सल वेंट्रल नहीं होता। हम बेसिकली इसको ओरल और एब ओरल कह रहे हैं, और क्योंकि अपने से कोरिलेट कर रहे हैं तो एक को डॉर्सल वेंट्रल कह दिया। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है, जो किस किस चीज के लिए काम में आ रहा है। और यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जा सकती है वो ये रहा बेटे, बॉडी की सिमेट्री। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? एक और चीज देखिए बेटे, एक और चीज देखिए, यहां पर होता क्या है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां पर बीच में इस तरह का लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, एक सिग्निफिकेंस और बताता हूं। सो इधर देखिए, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर। मैंने ये कहा कि मान लीजिए मैं ये एक आर्म बना देता हूं। सो दिस इज नॉट अ गुड कलर, तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं। तो मैंने ये कहा कि ये बेटे मेरे पास एक आर्म है, इसके बीच में ये देखिए बेटे, ये कैलकेरियस क्या है, ये जो कैलकेरियस क्या है बेटे, ऑसिकल्स है। इन कैलकेरियस ऑसिकल्स के बीच में जो कोलेजन है, आप देखिए बेटे आपकी बोन में भी बेटे कैल्शियम और कोलेजन है। यहां पर जो कोलेजन है वो कोलेजन बेटे म्यूटेबल है। अब इस म्यूटेबल का मतलब ये है कि टूट सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटे। हमने ये कहा कि इनके बीच में, स्पेस के बीच में म्यूटेबल कोलेजन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रेडेटर आकर के इसको यहां से पकड़ लेता है तो ये बेटे अपने इस पार्ट को काट के प्रेडेटर को दे देगा कि तू इतना पार्ट लेकर के चला जा, और बाकी चीज को रीजनरेट कर लेगा। इस चीज को हम कहते हैं ऑटोटॉमी। सो आपने बेटे लिजर्ड की टेल में भी देखा होगा कि अगर लिजर्ड की टेल पकड़ ली जाए तो वो टेल छोड़ करके भाग सकती है। सो यहां पर प्रेडेशन से एस्केप करने का एक और तरीका देखिए, एक और तरीका देखिए बेटे। हमने ये कहा कि यहां पर ये अपना आर्म को, उस पार्ट को छोड़ के निकल जाएगी कि आप ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए। और क्यों इसलिए पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास एक म्यूटेबल कोलेजनस टिश्यू है। इतने इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स हैं बेटे। फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली मैंने आपको बात करी मोलस्क की, थोड़ा बहुत हम बात कर रहे हैं बेटे इकाइनोडर्म की, लेकिन इकाइनोडर्म में सिंप्लीफाइड फिजियोलॉजी होती चली जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ फाइलम। अब देखिए बेटे, क्योंकि ये बेटे लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, इसको आपने कॉर्डेट के पास रखा है। अगर आप केवल उसकी बात करेंगे, किसकी, अगर आप सुपरफिशियल रिजेंबल की बात करेंगे तो इनमें बेटे रेडियल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री की वजह से हो सकता है आप ये सोचे कि ये निडारिया टीनोफोरा जैसे हैं। याद करिए रेडियल सिमेट्री कहां पीछे छोड़ा है। अगर आप इनको इमेजिन करें तो ये किस तरह से बेटे निडारिया और टीनोफोरा से किस चीज में मिलते जुलते हैं। इनमें क्या है बेटे, रेडियल सिमेट्री, वो भी एडल्ट में। लेकिन फिर देखिए कितनी चीजें अलग है। देखिए बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री इसमें आ चुकी है लार्वा में, उनमें बिल्कुल भी नहीं आई है। ये बेटे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म है ही नहीं। देखिए कितने अलग है एक दूसरे से। यहां पर आप मसल की बात कर सकते हैं, निडारिया टीनोफोरा में मसल की बात नहीं कर सकते। अगेन माय पॉइंट कि अगर आपने एक ही फीचर लेकर के दोनों को पास में कर दिया कि सारे रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म एक साथ आएंगे, तो आप बेटे यहां गलती कर देते। आपकी किताब एनसीईआरटी में इकाइनोडर्मेटा इनवर्टिब्रेट्स में आखिरी के करीब फाइलम दी हुई है, उसकी वजह क्या आपको समझ में आ गई। ये एक और चीज बेटे, जो चीज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, पर हो सकता है आपने अपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा, इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो भी हेमीकॉर्डेट और कॉर्डेट जैसा है। एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम कहते हैं प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कैसा है बेटे, ड्यूटेरोस्टोम है। और वो बेटे केवल आपको किस में देखने को मिलता है, हेमीकॉर्डेट और कॉर्डेट में। तो बहुत अंतर है बेटे,
बहुत अंतर है। केवल सिमिलैरिटी क्या है, रेडियल सिमेट्री है, और वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से है। किस लिए है कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसकी वजह से बेटे आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? यहां से जो क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले कर लेते हैं। हेमिकॉर्डेट में पहले तो ये देखिए कि बॉडी में ट्राइपार्टाइट 3 पार्ट का ऑर्गेनाइजेशन है। ये शब्द मैं पहले भी कह चुका हूं। मोलस्क में भी एक तरह से आप ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। यहां पर भी मैं क्या कह रहा हूं बेटे, बॉडी के 3 पार्ट है, ये 3 सेगमेंट नहीं है। ये 3 सेगमेंट नहीं है। हेमिकॉर्डेट में भी बेटे आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये सब मल्टी सेलुलर है। ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। इनमें बेटे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें बेटे बाइलेटरल सिमेट्री है। ये क्या है बेटे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें बेटे ट्रू सीलोम है, लेकिन बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। ये जो 3 पार्ट आप देख रहे हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये बेटे बॉडी के 3 पार्ट्स हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? इनको आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज ये समझिए बेटे कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स है, जो क्वेश्चन करीब करीब तय है अगर यहां से आया तो क्या आएगा, वो आपसे ये पूछेंगे कि हेमिकॉर्डेट को पहले कॉर्डेट्स में रखते थे। क्या वजह है कि इसको कॉर्डेट से हटा करके हेमिकॉर्डेट्स को इनवर्टिब्रेट्स में एक सेपरेट सब फाइलम। देखो ये देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको कॉर्डेटा में रखा हुआ था, एक सब फाइलम थी, लेकिन अब इसे एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है नॉन कॉर्डेटा में। ऐसा क्यों किया गया है? आंसर दीजिए बेटे। तो यहां पर लिखा हुआ भी ये आंसर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। फटाफट मुझे बताइए कि जो क्वेश्चन असर्शन रीजन में करीब करीब तय है, अगर हेमिकॉर्डेट से असर्शन रीजन क्वेश्चन यहां से बनाया गया तो यही क्वेश्चन बनाया जाएगा कि इसको कॉर्डेट से हटा करके इनवर्टिब्रेट में क्यों रखा गया है। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मैं यहां पर यह पूछना चाह रहा हूं, क्या आंसर है कि आपने बेटे इसे कॉर्डेट से हटा के यहां रखा है? चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे बताइए कॉर्डेट को कॉर्डेट कब कहेंगे? क्या चीज देखना चाह रहे हैं कॉर्डेट में जिसके बिना आप ये कहेंगे कि ये कॉर्डेट हो नहीं सकता, या बिना इसके हम कॉर्डेट नहीं कहेंगे? कॉर्डेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी क्या? वो कौन सा स्ट्रक्चर है बताइए बेटे। कॉर्डेट को कॉर्डेट कब कहा जाएगा? किस एनिमल को आप एक्चुअली ये कहेंगे कि ये कॉर्डेट है? तो क्या होना चाहिए जिसके बिना उसे कॉर्डेट कह नहीं सकते? ये तय है कि इसका मतलब ये कॉर्डेट है तो इसके अंदर ये होना चाहिए, नहीं परसिस्टेंट नर्व कैनाल नहीं बेटे, कुछ और चीज सोचिए। नोटोकॉर्ड। क्या होना चाहिए बेटे? नोटोकॉर्ड। सो ये वो चीज है नोटोकॉर्ड जो कि बेटे कॉर्डेट को कॉर्डेट नाम देती है। नोटोकॉर्ड कभी भी हो, यस यू आर राइट, लार्वा में भी हो सकती है, एडल्ट में भी हो सकती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आएगी जरूर। और अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो बेटे कॉर्डेट है नहीं, चाहे जो मर्जी हो। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां पर यह क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो कॉर्डेट नहीं है। अब नोटोकॉर्ड क्या है यह हमने पढ़ा था बेटे। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनने वाला, एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म से बनने वाला एक रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो नर्व कैनाल को सपोर्ट करता है, और कुछ केसेस में ये जाकर के रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। कुछ में जाकर के ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ में परसिस्ट करता है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये नोटोकॉर्ड है, ये एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म से बनना चाहिए, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बेटे सपोर्ट करेगा बेटे किसको? नर्व कॉर्ड को। हो सकता है कुछ में ये किससे रिप्लेस हो जाए? वर्टिब्रल कॉलम से। हो सकता है कुछ में ना रिप्लेस हो और परसिस्टेंट रहे, लेकिन ये बनेगा जरूर, अदरवाइज ये नोटोकॉर्ड नहीं है। हेमिकॉर्डेट में एक स्ट्रक्चर है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। सो हेमिकॉर्डेट्स में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बेटे स्टोमोकॉर्ड। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। तो हम ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है।
क्या आप स्टोमा से शब्द समझ गए? स्टोमा का मतलब होता है बेटे माउथ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एंट्रेंस एग्जाम में जब भी आप बैठे तो बेटे कॉमन सेंस को बाहर छोड़ के मत जाइएगा। हो सकता है एग्जाम में कोई ना कोई हिंट पड़ा हुआ हो क्वेश्चन में, जिससे आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने ये कहा कि ये जो स्टोमोकॉर्ड होती है, सो यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हेमिकॉर्डेट की, इसकी एक आपको एक्सटेंशन टाइप की चीज दिखाई देगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका एक इस तरह का एक्सटेंशन दिखाई देगा, इस चीज को आप स्टोमोकॉर्ड कहेंगे। दिस इज ऑन द डॉर्सल साइड, दिस इज ऑन द डॉर्सल साइड। सो कॉर्डेट में डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड होती है, हेमिकॉर्डेट में ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये इस एलिमेंट्री कैनाल की माउथ रीजन की एक्सटेंशन है। इसमें बेटे एयर को भरा जा सकता है, और एयर को भरने की वजह से बॉडी में आप बायंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। Now this is something very very important to understand. What I am trying to say is कि ये बेटे नोटोकॉर्ड नहीं है। लोगों को ऐसा लगा कि ये बेटे नोटोकॉर्ड टाइप की चीज है। So it looked like बेटे what नोटोकॉर्ड, लेकिन बच्चे बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये एक्चुअली बेटे क्या है, स्टोमोकॉर्ड है। और स्टोमोकॉर्ड अगर आप बिल्कुल ही बेटे 720 में से 720 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार करिए। स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड आपके लिए अगर किसी दिन बेटे ये क्वेश्चन आ गया और बिल्कुल अच्छे लेवल पर एग्जामिनर ने बनाया तो ये याद रखिएगा, होमोलोगस नहीं है। ये भी आपसे पूछ सकता है। आपको पता है इवोल्यूशन में उन्होंने आपको पढ़ाया है, होमोलॉजी शोज कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी से आप फाइलोजेनी ट्रेस करते हैं। अगर होमोलोगस ऑर्गन है तो कॉमन एंसेस्टर की तरफ इशारा करता है, और फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप होमोलोगस ऑर्गन्स को ट्रेस करते हैं। लेकिन होमो ये जो क्या नाम है इसका, नोटोकॉर्ड और स्टोमोकॉर्ड बेटे होमोलोगस नहीं है। एंड दैट इज द रीजन बेटे शुरू में जब लोगों ने इसको देखा तो उन्हें लगा कि ये नोटोकॉर्ड है या उसका कोई होमोलोगस स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन एंसेस्टर से आया है। लेकिन नाउ वी नो ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमने इतनी बड़ी बात जब हमें पता चली, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही नहीं है बेटे नोटोकॉर्ड की, तो इसे कॉर्डेट में क्यों रखें। जितना मर्जी कॉर्डेट से फीचर मिलते जुलते हो और भी कितने मर्जी फीचर मिलते जुलते हो, पर नोटोकॉर्ड नहीं है। अगर नीडोसाइट नहीं है या नीडोब्लास्ट नहीं है तो निडारियन होगा नहीं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, यहां से उम्मीद है अब आप इस असर्शन रीजन क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इधर देखिए बेटे, तो हमने ये कहा कि हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ rudimentary structure in the collar region called as the stomochord, a structure similar to notochord but is not homologous. ये सिमिलर टू नोटोकॉर्ड है बेटे, होमोलोगस नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? इसमें हमने ये कहा कि एक बार ये फिर तीसरी फाइलम आई है बेटे, विच इज द ऑर्गेनिजम्स, द एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। यहां पर फिर बेटे सारे के सारे एनिमल्स आपको क्या मिलेंगे बेटे, एक्सक्लूसिवली मरीन मिलेंगे। तो अब तक मैंने तीन फाइलम करी बेटे। कौन कौन सी बेटे? एक तो हमने करा टीनोफोरा, एक हमने क्या किया बेटे, इकाइनोडर्मेटा, और एक अब हम क्या कह रहे हैं बेटे, हेमिकॉर्डेटा। ये जो तीन फाइलम है, इनमें जो एनिमल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली क्या है बच्चे, मरीन है। और बना बनाया एमसीक्यू ये है, ऑल द फॉलोइंग have members which are exclusively marine except, और चौथी चॉइस मोस्ट लाइकली पॉरीफेरा आएगा। पॉरीफेरा में टोटल 5000 स्पीसीज होती हैं और केवल 150 के करीब बेटे फ्रेश वाटर है। सो है तो सही ना। सो दैट मींस दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन, वो एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है, प्रीडोमिनेंटली क्या है बच्चे, मरीन है। हमने ये कहा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, और बेटे सीलोमेट है, कहीं नहीं लिखा बेटे बॉडी सेगमेंटेड है। फिर वो ये कह रहे हैं कि प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक बेटे ये ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकी बात बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। मुझे ऐसा लगता है कि नीट 2024 में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज वेयर द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम। अब देखिए बेटे, एक चीज मैं सबसे पहले यहां पर, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठिए,
थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठिए। ये मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके सामने दोबारा बना रहा हूं। मैंने ये कहा कि मैंने सबसे पहले सारे एनिमल्स को यहां पर प्लेस कर दिया। मैं दोबारा से एक बेटे बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट तेजी से बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये देखा कि इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो पहला जो फीचर लिया वो ये देखा कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मन ही मन में बोलते चलिए, हमने कहा कि अगर किसी का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है तो हमने अलग किया बेटे किसको, पोरीफेरा को। इस फाइलम को हमने अलग कर दिया। जो हमारे पास बच गए उनमें एटलीस्ट टिश्यू बचा हुआ है, एटलीस्ट टिश्यू बना हुआ है। इसके बाद में हमने इनको जब अलग किया, देखते जाइए बेटे, हमने जब इनको अलग किया तो हमने ये कहा कि इनमें सिमेट्री कैसी है। याद करते जाइए बेटे, हमने ये कहा कि अब इनमें सिमेट्री कैसी है। लेट अस सी व्हाट वी हैव डन। हमने ये कहा कि अगर ये सिमेट्री बेटे रेडियल है और रेडियल सिमेट्री में एस्टेरिक लगाया, हमने इकाइनोडर्म को छोड़ दिया और हम ये कह रहे हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि इनमें केवल 2 जर्म लेयर हैं। तो एक फाइलम तो निडारिया आ गई और एक फाइलम बेटे टीनोफोरा आ गई। इसका मतलब जो बच गए उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। दिमाग लगाते जाइए। और तीनों जर्म लेयर है, इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जो तीसरी जर्म लेयर आएगी वो मीजोडर्म है। एक्टो और एंडोडर्म पहले बनती है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? आगे चलिए बेटे। इसके बाद हमने ये कहा अगर आप आगे चले तो आपको एक और सिस्टम चाहिए, आपको एक और बेटे फीचर चाहिए। और वो जो फीचर है, आपकी बार जो फीचर है, एक मिनट होल्ड करिए बेटे, वो जो फीचर है आपने ये कहा कि सीलोम है कि नहीं। तो सीलोम नहीं है, एब्सेंट है। तो आपने कहा ए सीलोमेट है। ए सीलोमेट में आपने ये कहा बेटे फ्लैट वॉर्म, ये फ्लैट वॉर्म है। उसके बाद में आपने कहा कुछ में ट्रू सीलोम नहीं है सर, कुछ को आप सूडो सीलोमेट कहते हैं। आपने कहा सर ये एस्केलमेंथिस को अलग कीजिए। और बाकी सारे वो हैं जिनमें ट्रू सीलोम है, जिनमें ट्रू सीलोम है। और ये जो ट्रू सीलोम है, ये सब के सब जो एनिमल्स हैं, इनको जब मैं अलग करूंगा तो मैंने एक और कैरेक्टर ये लिया कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनके अंदर बेटे बॉडी में सेगमेंटेशन है कि नहीं। सो एक और फीचर बेटे, ये चौथा फीचर आ गया, सेगमेंटेशन है कि नहीं। फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं सारे फाइलम को देखूं तो मोलस्क में बेटे सेगमेंटेशन नहीं है, एनीलिड में सेगमेंटेशन है, एनीलिड्स में बेटे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोड्स में भी सेगमेंटेशन बेटे प्रेजेंट है। क्या ये बात याद आ रही है? इकाइनोडर्मेटा में नहीं है, इकाइनोडर्मेटा में नहीं है। और बेटे हेमिकॉर्डेटा में भी नहीं है, लेकिन कॉर्डेटा में है, कॉर्डेटा में है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर मैंने इनको अलग फीचर्स पे कैसे किया? अलग फीचर्स पे मैंने ये कहा कि यहां पर ऐसे समझिए, ये जो मोलस्क है बेटे, इसमें हमने देखा बेटे, याद करिए 3 पार्ट थे बेटे, 3 पार्ट थे, एक हेड और एक बेटे विसरल हम्प और एक मैंने कहा था बेटे मस्कुलर फुट। याद करिए। फिर हमने कहा एनीलिड वो फाइलम है जिसमें सबसे पहले मेटामेरिज्म आया, जिसमें सबसे पहले मेटामेरिज्म आया। आर्थ्रोपोड में हमने ये कहा कि ये बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत सक्सेसफुल है। 2 चीजें हमने कहा बेटे, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है और काइटिन का एक्सोस्केलेटन है। इकाइनोडर्मेटा में हमने सबसे पहले कहा एंडोस्केलेटन अपीयर हुआ, स्पाइनस एंडोस्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का। और जो चीज आई बेटे वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये हमें पता लग गया। हेमिकॉर्डेट में हमने कहा कि एक्चुअली बेटे स्टोमोकॉर्ड है, एक्चुअली स्टोमोकॉर्ड है जो होमोलोगस नहीं है। और यहां पर बेटे नोटोकॉर्ड है। ठीक है, तो मैंने ये कहा बेटे, देखिए आपके सामने, आप देखते जाइए। अब आप ये कहेंगे पॉरीफेरा सर एसिमेट्रिकल है, सेसाइल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। याद करिए, आपने कहा निडारिया सर टीनोसाइट होता है, निडोसाइट है, यहाँ पर निडोसाइट है। कॉलर यहाँ पर आपने कहा सर बायोल्यूमिनिसेंस लिख लो, यहाँ पर आपने कहा सर ये लिख लो कि बेसिकली कॉम जेलीज है, और इसमें लिख लीजिए कि सर सीलिया है, सीलिया की मदद से मूव करता है। दिस इज हाउ यू रिमेंबर थिंग्स। आपने कहा सर फ्लैट फॉर्म, बिल्कुल ऐसे लिखिए, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। और क्यों है हमें पता है सर, हमें पता है बेटे बहुत सक्सेसफुल पैरासाइट्स है, बहुत सक्सेसफुल पैरासाइट्स है। और सर इसमें फ्लेम सेल्स जैसी चीज भी याद आ रही है। सो मैं इसी बेटे डायग्राम को एनोटेट करता जा रहा हूं। ये पूरा का पूरा बेटे एनिमल किंगडम बेटे मैं यहां पर लिख दूंगा।
क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटे? ये देखिए सूडोसीलोमेट, आपने कहा कि सर इसमें हमें जो चीज याद आ रही है वो ये याद आ रही है कि एक तो आप ये लिख दीजिए कि केवल केवल जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल है, केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल है, बहुत सक्सेसफुल पैरासाइट्स है, बहुत सक्सेसफुल पैरासाइट्स है बेटे। यहां पर ही सर फाइलेरियासिस है, यहां पर ही फाइलेरिया का वॉर्म है, यहाँ एस्कैरिस है, यहाँ एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल है। फिर आपने बेटे इतनी सारी बात जब ये बताया कि मोलस्का में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडिक, हाइनोडर्म, और ये सारी की सारी चीजें कैसे हुई, और यहीं पर जब आप अपने हाथ से इस फॉर्म को, इस पर्टिकुलर चार्ट को बनाएंगे तो उसको बेटे एनोटेट करते चले जाइए। एक बार और एनोटेट कर लेते हैं। जब मुझे इतनी बात याद आ गई तो मैं ग्रीडी हो रहा हूं कि क्या पॉरीफेरा में मुझे कुछ और पता है, तो मुझे पता है बेटे इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।